आज से शुरू हो गई है बाबा अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के आज से करेंगे दर्शन। 4603 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। अमरनाथ गुफा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और 4603 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। बाबा बर्फानी के आज दर्शन कर सकेंगे तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त। और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पहलगाम से इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम अभी बालटाल से आगे दोमेल बेस कैंप में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यात्री जो है वो गुफा की ओर जा रहे हैं और पवित्र गुफा में वो यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मार्ग है तो कुछ ही घंटों में वो जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये माउंटेन रेस्क्यू टीम जा रही है और बिल्कुल कहे तो सुविधाओं को इस साल उच्च स्तरीय बनाया गया है। और अभी बाबा बर्फानी के भक्त जो है वो घोड़े बाई फुट और जो विभिन्न तरीकों से जिस तरीके से उनको सरल लगता है वो पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह 4 बजे से यहाँ पे ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि इस वर्ष जो उच्च स्तरीय सुविधाएं रखी गई है तो अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जो है जो यात्रियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जाएगी और कहा जा सकता है कि वो पुराने सभी वर्षों के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकती है। और अभी जो है यात्रा औपचारिक तौर पर हालांकि शुरू हुई है और कहा जा सकता है कि ये दोनों मार्गों से जो कि पहलगाम नुनवन बेस कैंप से भी, और अगर हम बालटाल जो अभी हम जिस कैंप में है ये दोमेल कैंप है, यानी बालटाल से आगे दोमेल है और यहाँ से भी जो है यात्रा अभी आगे बढ़ रही है। और कुछ ही घंटों में ये जो यात्री है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वापस इसी रास्ते से आएंगे। और चलिए आपको जम्मू से के बालटाल से मेराज अहमद की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो आज शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला जत्था जो है वो यहाँ से आज पहलगाम नुनवन बेस कैंप से फ्लैग ऑफ किया गया। उनसे ही सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव सिंह सर, हम अयोध्या से आए हैं और यहाँ की व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोग अभिभूत हो गए हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय व्यवस्था है। जितनी भी देन है इंडियन आर्मी की देन है। अब भोले बुलाते हैं तभी हम सब आते हैं, अभी भक्त जिसको बुलाते हैं वही आता है। हर हर महादेव। सब बढ़िया है, हाँ, सब व्यवस्था भी अच्छी है। सब इंडिया वालों को धन्यवाद। सोचा भी नहीं था हमको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसी व्यवस्था मिली है हमको। जगह जगह पर हमारे लिए सुरक्षित सैनिक थे, इसलिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं पहला जो बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया आज यहाँ पहलगाम नुनवन बेस कैंप से। और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार अब लोग जो है बेस कैंप से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये हम आपको सटीक तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आज जो पहला बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया। ये पहलगाम बेस कैंप की तस्वीरें हैं और लगातार अंदर से अब श्रद्धालु जो है वो अंदर आ रहे हैं और यहाँ से वो निकलते हुए अब गाड़ी में बैठकर आगे फिर उतरेंगे और उसके बाद बाबा बर्फानी की जो है पद यात्रा शुरू करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहलगाम में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम नुनवन बेस कैंप के बाहर भी लगातार सुरक्षा जो है वो कड़ी है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो जवान हैं वो लगातार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा देख रहे हैं और इसी तरह की सुरक्षा जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी के राष्ट्रीय राजमार्ग बेस कैंप्स के आसपास और तमाम उन इलाकों में है जहां से यात्रा जो है गुजरती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार जो है चाक चौबंद सुरक्षा रखते हुए यात्रा को सफलपूर्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हाईटेक कंट्रोल रूम्स को भी एस्टैब्लिश किया गया है ताकि यात्रा के पूरे रूट पर जो है नज़र बनाई जाए। वहीं कुदरत की भी लगातार कई चुनौतियां इस यात्रा के दौरान रहती है, उसके चलते भी जो है तमाम क्विक एक्शन टीम्स, रेस्क्यू टीम्स को भी
डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई गई है। इस साल जो है यात्रा के लिए जो रूट है ऊपर पहाड़ी से होते हुए उसे भी जो है अच्छी तरह तैयार किया गया है ताकि मौसम की चुनौती को देखते हुए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और इस बीच लगातार कंट्रोल रूम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस पूरी यात्रा में निभा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो हाईटेक है उन्हें भी इंस्टॉल किया गया है ताकि एक हाई डेफिनेशन फीड जो है वो कंट्रोल रूम को लगातार मिलता रहे। और हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहलगाम से इरफान कुरैशी और बालटाल से महराज अहमद हमारे साथ जुड़ा है। इरफान, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। पिछले दिनों जो आतंकी हमले हुए इस यात्रा को और जो धार्मिक यात्राएं हैं जम्मू कश्मीर में उसको प्रभावित करने के लिए, उसका क्या प्रभाव नजर आ रहा है और सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? क्योंकि हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, लोग काफी सेटिस्फाई हैं इंडियन आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था से। बिल्कुल, साफ तौर पर जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया भी किस तरह के चाक चौबंद तैयारियां हैं खासतौर पर सुरक्षा को लेकर। और लगातार जितने भी लोगों से हमने यहाँ बेस कैंप में पहलगाम में बात की, वो काफ़ी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तारीफ़ करते हुए दिखे, क्योंकि लगातार जम्मू से होते हुए ही काजीगुंड से जब यात्रा जो है कल यहाँ आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँची तो तमाम इलाकों में जो है मल्टी लेयर सुरक्षा देखने को मिली। मेरे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं और ये पूछेंगे। पहले ये बताइए, आप जब कल आ रहे थे यहाँ तक, आपको सुरक्षा कैसी लगी और तैयारियाँ कैसी लगी? बहुत अच्छी तैयारियाँ थी, सुरक्षा भी सभी जगह फोर्स खड़े थे, सीआरपीएफ बीएसएफ के, और कहीं कोई असुविधा नहीं महसूस हो रही है। व्यवस्था सरकार की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से ठीक है। पिछले साल थोड़ा गड़बड़ था, रास्ते में शौचालय ये सब थोड़ा गंदा था, बाकी सारे जगह ठीक थे। और ये वाकई धरती पर स्वर्ग है। अमरनाथ के दर्शन करने के बाद लगता है कि साक्षात स्वर्ग में भोले बाबा से दर्शन हो गई। 6 बार पहले आ चुका हूँ, 7वें बार। आप बताइए, जिस तरह अभी आतंकी हमले देखने को मिले जम्मू के इलाके में, उससे कोई डर है या कोई फ़र्क लग रहा है आपको कि उत्साह में या यात्रियों की तादाद में? नहीं सर, ऐसे तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। अगर हमले वगैरह हुए थे तो, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज़्यादा होने से लोगों को इतना कोई डर नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या? बिल्कुल, तो इरफान आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं, हम महराज का रुख करेंगे। महराज, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 3000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है और सुरक्षा से फिलहाल ये श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं उसका क्या ख्याल रखा गया है? रास्ता सुगम रहे श्रद्धालुओं का सभी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी अंजलि, बता दें आपको, इस वर्ष जो है उच्च स्तरीय जो है प्रबंध किया गया है। विशेषकर अगर हम जो ट्रैक्स की बात करें, जिन पे खिसकने की वजह से भी काफी मौतें देखी गई है, ट्रैक्स को बिल्कुल चौड़ा बना दिया गया है। साथ ही साथ जो रेलिंग होती है साथ में, जो कि यात्रियों की सहायता के लिए जो है इस वर्ष जो है पूरी कंक्रीट बना दी गई है। आप देख सकती है कि किस तरीके से संख्या जो यात्रियों की है वो बिल्कुल सुबह से थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जो यहाँ पे जो फील्ड ऑफिसर्स है, अब इनको जत्थों के बाद जत्थे जो है वो आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं, यानी संख्या बाधित नहीं है। कहीं ना कहीं ये साफ इशारा है कि जो आस्था है वो आतंक के ऊपर भारी पड़ रही है। और जो हमले जम्मू में देखे गए थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि यात्रा जो है वो बाधित हो सकती है, संख्या बाधित हो सकती है, लेकिन अभी जो है आज पहला दिन है और जोश जो है यात्रियों का पहले दिन ही देखने को बनता है। और इनके अनुसार ये खुशकिस्मत मानते हैं खुद को कि ये पहले जत्थे में ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। और बालटाल मार्ग की जो है विशेषता यही है कि जो ये मार्ग है, ये छोटा मार्ग है, इस पर यात्री जो है एक ही दिन में जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस भी लौट सकता है। और इसलिए बालटाल से युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल महराज, जैसा कि आप बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आस्था आतंक पर भारी पड़ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है और 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच परीक्षाएं होंगी। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है और सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच होगी। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार देर शाम परीक्षा की तारीखों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसमें NCET 2024, ज्वाइंट CSIR UGC नेट और UGC नेट 2024 की तारीखों का ऐलान किया गया है। इस बार 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ये सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। NCET 2024 की परीक्षा 10 जुलाई को आयोजित होगी, जबकि CSIR UGC नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई को होगी। तो वहीं UGC नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2024 अपने तय तारीख के अनुसार 6 जुलाई को ही आयोजित होगी। और बड़ी खबर है, नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में प्रिंसिपल को किया है गिरफ्तार। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को अरेस्ट किया गया है। स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम भी गिरफ्तार हुआ है और दोनों आरोपियों को हजारीबाग से पटना लाया गया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और एनडीए के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज और एक अन्य को करीब 4 दिनों तक लंबे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीम अब तीनों को लेकर पटना पहुंची है। इसके पहले बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई टीम ने पटना के रामकृष्ण नगर क्षेत्र अधजला प्रश्न पत्र बरामद किया था। जांच में इनके तार हजारीबाग के ओएसएस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर से जुड़े। प्रश्न पत्रों को रिसीव करने से लेकर उनके रख रखाव में लापरवाही की बात सामने आई है। जुलाई में विदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया जाएंगे पीएम। 8 से 9 जुलाई को मॉस्को दौरे पर होंगे पीएम मोदी। 9 जुलाई को वियना के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री और 10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया की यात्रा पर होंगे प्रधानमंत्री। यूरोप और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया के महत्वपूर्ण विदेश दौरे पर होंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री 8 और 9 जुलाई को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। रक्षा, तेल और गैस समेत कई मुद्दों पर अहम समझौते हो सकते हैं। इसके बाद पीएम 9 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया के वियना में होंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच स्टार्टअप और हाईटेक क्षेत्रों में संबंध मजबूत हो सकते हैं। G7 समिट के बाद पीएम मोदी का ये विदेश दौरा बेहद अहम होगा। और बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से फोन पर बात की है। जेल से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन से बात की। कहा, बदले की भावना से सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। जमीन घोटाले में हाईकोर्ट से जमानत के बाद सोरेन रिहा हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जब जेल से रिहा होकर घर पहुंचे तो उनके समर्थकों का जोश देखने लायक था। पूर्व सीएम के घर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने पैर धोकर उनका स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। कहीं केक तो कहीं मिठाइयां बांटी गई। राहुल गांधी से लेकर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। राहुल ने एक्स पर कहा कि जो संविधान की रक्षा की भावना को लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। और जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया और केंद्र पर अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन को जमानत मिलने के बाद दिन भर इंडिया गठबंधन और एनडीए घटक दलों के नेताओं की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया आती रही। इंडिया गठबंधन ने जहां न्याय की जीत बताया तो वहीं बीजेपी ने ट्रायल का हवाला दिया। न्यायपालिका पर हम लोग को विश्वास था और न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला, लेकिन जो भी इसके साथ किया गया वो अच्छा नहीं किया गया था। केस खत्म नहीं हो गया ना, बड़ी नहीं हो गए ना, अभी तो बेल ही मिला है ना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। आज पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायाब सैनी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बैठक में जिला और मंडल स्तर के करीब 2500 कार्यकर्ता और नेता भी हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देना है।
बीजेपी की कोशिश हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2019 की तरह कामयाबी नहीं मिली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। 10 में से 9 सीटें वो हैं जहां के विधायक सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने होने वाले उपचुनाव से पहले अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीदवारों के नाम अगली मीटिंग में तय हो, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। हालांकि इस मीटिंग में हाल के आम चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। चुनावी नतीजे की समीक्षा के लिए बीजेपी ने 40 नेताओं का एक टास्क फोर्स बनाया है। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। महिलाओं के हितों का ख्याल रखते हुए शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं, किसान और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। इस दौरान 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ता देने वाली मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की गई। राज्य के करीब 44 लाख किसानों का बिजली बिल बकाया माफ करने के साथ साथ सरकार ने कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए का बोनस देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में 5 सदस्यों वाले परिवार को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिला करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक पर हर किसी की नजरें टिकी हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी बैठक बुलाई थी और बिहार की सरकार बदल गई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी करने का फैसला लिया था। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू की ये पहली मीटिंग है। इसे लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। इस बैठक से ठीक पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में बीजेपी की अगुवाई में उतरने की वकालत की है। और नीट पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच हरियाणा में सीबीआई ने 4 लाख छात्रों के फर्जी दाखिले के मामले में केस दर्ज किया। हरियाणा में 4 लाख छात्रों के फर्जी दाखिले का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच हरियाणा सरकार की समिति ने की थी, लेकिन बाद में 2 नवंबर 2019 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 5 साल बाद अब जाकर इस मामले में केस दर्ज किया है। हरियाणा में छात्रों के फर्जी दाखिले का ये मामला साल 2014 से लेकर 2016 के बीच अंजाम दिया गया। आरोपों के मुताबिक छात्रों का दाखिला सिर्फ कागजों पर हुआ और उनके नाम पर स्कॉलरशिप और मिड डे मील के करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। सीबीआई के रडार पर अब हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत कई लोग हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने पिछले 2 साल तक सीएम अरविंद केजरीवाल को तथाकथित शराब मामले में आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है तो उन्होंने सीबीआई को आगे कर दिया। और अयोध्या में रामपथ धंसने के मामले में बड़ा एक्शन। जी हां, पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर निलंबित किए गए। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई और जेई सस्पेंड किए गए। अयोध्या में प्री मानसून की बारिश के कारण लापरवाही से किए गए निर्माण की पोल खुल गई है। शुरुआती बारिश में ही अयोध्या के रामपथ में जगह जगह गड्ढे दिखने शुरू हो गए हैं। अब सीएम योगी के निर्देश पर इस मामले में कड़ा एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता समेत 3 निलंबित कर दिए गए हैं। इस मामले में प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने 3 इंजीनियरों को निलंबित किया है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामपथ पिछले साल ही बना था। सड़क बनने के बाद ये पहली बारिश थी।
बिहार में निर्माणाधीन पुलों का गिरना लगातार जारी है। अब मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक और पुल गिर गया है। मधुबनी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा है उसकी लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलर के बीच में बीम का हिस्सा गिर गया। भूती नदी पर 3 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था। पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। पुल निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल गिर गया। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल गिरने के बाद सरकार पर निशाना साधा है। सोनीपत में बेखौफ बदमाशों ने एक प्राइवेट बैंक के गनमैन को गोली मार दी और कैश वैन से करीब 38 लाख रुपए लूट कर फरार। बदमाशों ने नेशनल हाईवे 44 पर घटना को अंजाम दिया, जहां HDFC बैंक की शाखा के बाहर खड़ी कैश रिकवरी वैन के गनमैन को गोली मारकर करीब 38 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल गनमैन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के चश्मदीद अजय ने बताया कि वो एक गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था, तभी उसने 3 गोलियों के चलने की आवाज सुनी और देखा कि 2 युवक कैश वैन से लूटपाट कर भाग रहे हैं। कैश बैंक से निकाल लिया, गेट खोल के अंदर डाल रहे, उतने में तुरंत ही गोली मार दी। ये 2 लोग एक बाइक पे थे, स्प्लेंडर बाइक थे। जम्मू जिले के अखनूर में एक पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में काम करने वाले ग्रामीणों को ये ग्रेनेड मिला है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और भारतीय सेना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सेना ने ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के अनुसार खरा गांव के ग्रामीण रोज की तरह अपने खेतों में काम करने पहुंचे थे, तभी उनको खेत में जंग लगा हुआ एक पुराना हैंड ग्रेनेड दिखा, जिसकी वजह से खौफ में वो लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस और सेना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी पल्लनवाला की टीम और भारतीय सेना मौके पर पहुंची और जंग लगे हुए पुराने हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के एक ग्लास फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा शादनगर इलाके की फैक्ट्री में हुआ। करीब शाम 5:30 बजे फैक्ट्री के एक टैंक में धमाका हुआ। 5 लोगों की मौत के साथ साथ इस हादसे में 15 लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान करीब 150 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। टैंक में ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि बचाव दल ने रेस्क्यू कर फैक्ट्री में फंसे लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया है। घायलों का भी अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के उस खोदना गांव की हैं, जहां निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से कई घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, निर्माणाधीन मकान के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक दीवार गिरने से 8 बच्चे उसकी जद में आ गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 बच्चों को बचा लिया गया। हादसे में जख्मी हुए बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होंगी परीक्षाएं। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान किया।